हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम देखेंगे प्राचीन भारतीय विश्वविद्यालयों एवं शिक्षण संस्थानों को, जो कि यूजीसी नेट के पेपर 1 और पेपर 2 एजुकेशन में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम तक्षशिला विश्वविद्यालय से। तक्षशिला विश्वविद्यालय 3000 वर्ष पूर्व गांधार राज्य में स्थित विश्व का प्राचीनतम विश्वविद्यालय था, जहां विश्व भर से उच्च अध्ययन करने के लिए 10,500 से अधिक छात्र आते थे। छात्रों का प्रवेश योग्यता के आधार पर 16 वर्ष के उपरांत उनकी बुनियादी शिक्षा पूर्ण होने के पश्चात दिया जाता था। तक्षशिला विश्वविद्यालय से चाणक्य, कौटिल्य जिन्हें कहते हैं, पाणिनि, चरक, विष्णु शर्मा, जीवक जैसे महान दार्शनिकों ने भी अपनी स्नातक की उपाधि प्राप्त की। छात्रों को विभिन्न क्षेत्रों वेद, दर्शन, व्याकरण, आयुर्वेद, कृषि, शल्य चिकित्सा, राजनीति शास्त्र, धनुर्विद्या, युद्ध शास्त्र, खगोल विज्ञान, वाणिज्य, भविष्य विज्ञान, संगीत, नृत्य आदि विषयों की शिक्षा दी जाती थी। इसके अतिरिक्त 68 जिज्ञासु विषयों जैसे गुप्त खजाने तथा गुप्त संदेशों का पता लगाना आदि की शिक्षा भी तक्षशिला विश्वविद्यालय में दी जाती थी। अब हम बात करेंगे नालंदा विश्वविद्यालय की या नालंदा महाविहार के बारे में। नालंदा महाविहार या नालंदा विश्वविद्यालय, जो कि मगध, जिसे वर्तमान में बिहार कहते हैं, में स्थित भारत का स्नातकोत्तर शिक्षा, उन्नत अध्ययन और अनुसंधान का सबसे अच्छा उदाहरण माना जाता है। राजा कुमार गुप्त ने नालंदा में बौद्ध भिक्षुओं के प्रशिक्षण के लिए प्रथम मठ बनवाया था। राजा बुद्धगुप्त, जटगाधा गुप्त और बालादित्य ने इमारतों में परिवर्तन और विस्तार का कार्य किया। राजा बालादित्य ने एक तीर्थ कक्ष और उनके पुत्र ब्रिज ने 5वां तथा राजा हर्ष शिलादित्य ने 6ठे मठ का निर्माण किया और विश्वविद्यालय की इमारतों को ऊंची दीवारों से घिरवाया था। अन्य व्यक्तिगत विहार, कॉलेज तथा निवास स्थान इस केंद्रीय संस्थान के अंतर्गत कार्य करते थे। नालंदा विश्वविद्यालय का विस्तृत विवरण एक प्रतिभाशाली चीनी विद्वान ह्वेनसांग से मिलता है, जो राजा हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान पढ़ाई के लिए विश्वविद्यालय आया और वह यहाँ 5 साल तक छात्र के रूप में रहे थे। इत्सिंग, एक अन्य चीनी भिक्षु, नालंदा में अध्ययन के लिए भारत आए और अपनी यात्राओं का विवरण दिया। तिब्बती इतिहासकार लामा तारानाथा भी अपने कार्यों में नालंदा का विवरण देते हैं। इसमें स्थायी रूप से 8,500 छात्र तथा 1,510 शिक्षक थे। नालंदा अपने विचार विमर्श के लिए स्कूलों के लिए प्रसिद्ध था। नालंदा में नामांकन के लिए कोरिया, मंगोलिया, जापान, चीन, तुखारा, तिब्बत और श्रीलंका जैसे देशों से बड़ी संख्या में विदेशी छात्रों को शामिल किया। कुछ विदेशी छात्रों ने भारतीय नाम भी ग्रहण किए, जैसे हुआन चाओ ने प्रकाशस्मति नाम रखा, ताओ सिंह ने चंद्रदेव तथा ताओ ही ने श्रीदेव नाम को अपनाया। नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति या अध्यक्ष शीलभद्र थे। नालंदा विश्वविद्यालय अपनी मोहर के लिए प्रसिद्ध था, जिस पर शिलालेख श्री नालंदा महाविहार्य आर्य भिक्षु संघस्य लिखा जाता था। इसमें एक पुस्तकालय था जो 3 भवनों में स्थित था। इसमें एक भवन 9 मंजिला था, जिसका नाम रत्नसागर था। मौखरी वंश राजा के एक शिलालेख के अनुसार नालंदा विहार, जहां छात्र और शिक्षक निवास करते थे,
गगनचुंबी इमारतों को अम्बुधरावलेही कहा गया। नालंदा में पत्थर और कांसे में छवियों का निर्माण करवाया। इसमें महान आचार्यों धीमान और बिटपाला ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। नालंदा विश्वविद्यालय में प्रवेश परीक्षा के लिए मौखिक परीक्षा द्वार पंडित द्वारा आयोजित की जाती थी। वर्ष 1202 में बख्तियार खिलजी के सैनिकों ने नालंदा विश्वविद्यालय को अग्नि द्वारा नष्ट कर दिया। आइए अब देखेंगे विक्रमशिला विश्वविद्यालय को। विक्रमशिला विश्वविद्यालय मगध के उत्तर में गंगा नदी के तट पर स्थित है। इसे पाल वंश के राजा धर्मपाल के संरक्षण में कामपाल नामक एक भिक्षु ने इसकी स्थापना की थी, ऐसी मान्यता है। विश्वविद्यालय के केंद्र में विद्यागृह मुख्य व्याख्यान कक्ष था। इस कक्ष में 6 प्रवेश द्वार थे। प्रत्येक प्रवेश द्वार के नजदीक निवासी भिक्षुओं के लिए एक मठ था। यह नालंदा की भांति ही प्रसिद्ध था। इसे नालंदा की एक बहन संस्था कहा जाता था। नालंदा की तरह विक्रमशिला भी उच्च दीवारों से घिरी हुई थी। अध्ययन के विषय इसमें नालंदा विश्वविद्यालय के समान थे। अब हम देखेंगे जगदला महाविहार बौद्ध विश्वविद्यालय को। जगदला विश्वविद्यालय का निर्माण पाल राजाओं द्वारा किया गया, जिसके संस्थापक राजा रामपाल थे। यह लगभग 100 वर्षों तक तांत्रिक बौद्ध शिक्षा का केंद्र के रूप में रहा। वर्तमान में ये बांग्लादेश के उत्तरी बंगाल के क्षेत्र में स्थित है। यह विक्रमशिला, नालंदा, सोमपुरा, ओदंतपुरी के साथ भारत के 5 महान विश्वविद्यालयों में से एक था। इसे 12वीं शताब्दी में मुस्लिम आक्रमणकारियों द्वारा नष्ट कर दिया गया था। अब बात करते हैं वल्लभी यूनिवर्सिटी की या वल्लभी विश्वविद्यालय की। ये वर्तमान में भावनगर जिला में गुजरात में स्थित है। अच्छा, इस शहर भावनगर की स्थापना 470 ईस्वी में राजवंश के संस्थापक सेनापति भट्टारक द्वारा की गई थी। मैत्रक राजाओं ने अपनी राजधानी के रूप में वल्लभी में एक मठ का निर्माण करवाया। नालंदा महायान बौद्ध धर्म का केंद्र था, जबकि वल्लभी हीनयान बौद्ध धर्म केंद्र के रूप में प्रसिद्ध था। ह्यूम-त्सांग के लेखों में वल्लभी का उल्लेख मिलता है। एक अनुमान के अनुसार कह सकते हैं कि वल्लभी में 100 तीर्थ स्थल, 6000 निवासी भिक्षु अध्ययन करते थे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी वल्लभी विश्वविद्यालय को मान्यता प्राप्त थी। इत्सिंग के अभिलेखों के अनुसार वल्लभी में विदेशों से भी कई छात्र अध्ययन के लिए आते थे। इसे इस्लामिक शासक बख्तियार खिलजी ने ध्वस्त कर दिया था। प्राचीन विश्वविद्यालय गुणवत्तापूर्ण शिक्षण में नालंदा विश्वविद्यालय का प्रतिद्वंदी था। अब बात करते हैं ओदंतपुरी विश्वविद्यालय और सोमपुरा विश्वविद्यालय के बारे में। ओदंतपुरी भारत का दूसरा प्राचीन विश्वविद्यालय है। इसकी स्थापना पाल वंश के संस्थापक गोपाल द्वारा नालंदा से 6 मील की दूरी पर मगड़ा में की गई थी। तिब्बती अभिलेखों के अनुसार ओदंतपुरी में लगभग 12,000 छात्र थे। विक्रमशिला के आचार्य श्री गंगा भी यहाँ के छात्र थे। सोमपुरा विश्वविद्यालय के बारे में कहा जाता है कि राजा देवपाल ने सोमपुर विहार बनवाया था और इसकी इमारतें ऊंची दीवारों से घिरी हुई थीं। मुस्लिम आक्रमण के पहले यह विश्वविद्यालय लगभग 750 वर्षों तक विकसित हुआ। पुष्पगिरी विश्वविद्यालय की स्थापना प्राचीन कलिंग साम्राज्य, जो वर्तमान में उड़ीसा के नाम से जाना जाता है, में 3री शताब्दी में की गई
और इसकी प्रगति 9वीं शताब्दी तक हुई। ह्वेनसांग ने इस विश्वविद्यालय का परिभ्रमण किया था। विश्वविद्यालय परिसर का विस्तार 3 समीपवर्ती पहाड़ियों ललितगिरी, रत्नागिरी और उदयगिरी तक हुआ था। हाल ही में अशोक की कुछ छवियों के अवशेषों के आधार पर कहा जा सकता है कि पुष्पगिरी विश्वविद्यालय की स्थापना स्वयं सम्राट अशोक द्वारा की गई थी। रत्नागिरी विश्वविद्यालय ओडिशा पुष्पगिरी विश्वविद्यालय का हिस्सा था। यह दुनिया के पहले विश्वविद्यालयों में से एक था। इसकी स्थापना 6ठी शताब्दी के पूर्वार्ध में गुप्त राजा नरसिम्हा बालादित्य के शासनकाल के बाद हुई थी और 12वीं शताब्दी तक यह फूली फली। यह मठ के रूप में पहाड़ी की चोटी पर स्थित था। पल्लव काल में कांचीपुरम शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। यह घटिक स्थानम सीखने की जगह नाम से भी विख्यात था। 1ली से 5वीं शताब्दी के बीच इस शहर का विकास जैन और बौद्ध धर्मों के उन्नत शिक्षा केंद्रों के रूप में हुआ। नागार्जुन कोंडा बौद्ध शिक्षा के सबसे समृद्ध केंद्रों में से एक था। इसका नाम प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु नागार्जुन महायान बौद्ध धर्म के प्रसिद्ध विद्वान के नाम पर रखा गया, जिन्होंने इन क्षेत्रों में अपना उपदेश दिया था। मुंशीगंज विहार की खोज हाल ही में बंगाल में की गई है। इसके अनुसार इसकी स्थापना 9वीं शताब्दी में हुई थी। यहाँ 8000 छात्र रहते थे, जो चीन, तिब्बत, नेपाल और थाईलैंड जैसे दूरवर्ती क्षेत्रों से अध्ययन के लिए आते थे। अब हम देखेंगे तेल्हारा यूनिवर्सिटी के बारे में। पुरातत्वविदों ने तेल्हारा विश्वविद्यालय को 1ली शताब्दी ईस्वी में कुषाण साम्राज्य के समय का बताया। ऐसा कहा जाता है कि विश्वविद्यालय का निर्माण मगध शासक बिंबिसार के वंशजों में से एक ने किया था। तेल्हारा विश्वविद्यालय को भी इस्लामिक शासक बख्तियार खिलजी द्वारा जला दिया गया था। अब हम देखेंगे एक ऐसे विश्वविद्यालय को जो प्राचीन भारत में मंदिर विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता था। ये इमेज आप इसी की देख रहे हैं। ये शारदा पीठ या शारदा विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता था। उपनिषदों के युग में ब्राह्मणवादी शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र मिथिला बना। इसे विदेह का नाम दिया गया। इसकी गौरवपूर्ण यात्रा राजा जनक से बौद्ध काल तक बनी रही। बाद में इसी स्थान पर भगवान कृष्ण के भक्त पैदा हुए। हिंदी के प्रसिद्ध कवि विद्यापति और संस्कृत साहित्य के प्रमुख कवि जयदेव का जन्म भी यहीं हुआ था। 12वीं शताब्दी से 15वीं शताब्दी तक साहित्य और ललित कलाओं के अतिरिक्त वैज्ञानिक विषयों का भी यहाँ पर अध्ययन कराया जाता था। न्यायशास्त्र, तर्कशास्त्र। गंगा उपाध्याय ने एक नए तर्क न्याय के एक विद्यालय की स्थापना भी यहीं की। युग निर्माण, जिसका नाम तत्व चितामणि रखा गया, उसकी रचना यहीं पर हुई थी। मिथिला ने कई अन्य साहित्यिक विद्वान और ज्ञानी भी उत्पन्न किए। नादिया विश्वविद्यालय बंगाल में गंगा और जलंगी नदी के संगम पर स्थित है। इसे पहले नवद्वीप कहा जाता था। नादिया विश्वविद्यालय में 3 केंद्र थे, नवद्वीप, शांतिपुर और गोपालपुरा। यहाँ जयदेव द्वारा गीत गोविंद के गीतों को दोहराया गया। तर्क की एक पाठशाला रघुनाथ शिरोमणि यहाँ पर अस्तित्व में थे। चर्चाओं में दक्षता और अधिगम को इस विश्वविद्यालय के शिक्षक की एक आवश्यक योग्यता माना जाता था। कर्नाटक में स्थित सालोटगी शिक्षा का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। इसके छात्रों के लिए 27 छात्रावास थे, जो विभिन्न प्रांतों से आते थे। इस महाविद्यालय का वित्तीय महापोषण 945 ईसा पूर्व में श्री नारायण, जो राजा कृष्ण तृतीय के मंत्री थे, द्वारा
घरों, भूमि और विवाह आदि पर कर के माध्यम से संपन्न किया गया। इसके अतिरिक्त एन.आई. रामा विद्यालय, तमिलनाडु के एन.आई. रामा ने 304 छात्रों को निःशुल्क निवास तथा प्रशिक्षण प्रदान किया। दक्षिण भारत में अधिगम के अन्य महत्वपूर्ण केंद्र श्रृंगेरी और कांची थे। तो आज यहाँ हमने प्राचीन भारतीय शिक्षण संस्थानों में और विश्वविद्यालयों में करीब 20 विश्वविद्यालयों को जाना है या शिक्षण संस्थानों को जाना है। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में ऐसे ही टॉपिक्स के साथ।